वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिन्हों डंजन के गेट से बाहर निकलता है, क्योंकि वो भागता हुआ डंजन के गेट से बाहर निकलता है। वो सारे उसे कहते हैं तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है ये लोग भाग कर नहीं आए, जरा डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया। जिन्हों भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन्हों से कहता है अगली डंजन कहाँ पर है। जिन्हों से कहता है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिन्हों चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर्स से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन्स को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा, क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन वोट मिलने वाले हैं। वो लड़के उससे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग हैं कौन, इन्होंने एक सी रैंक की टेंशन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक हंटर गिल्ड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है। उस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे कहता है सर जरा इस तरफ देखिए, किसी बंदे ने 200 मिलियन हज करके सारी सी रैंक की डंजन्स के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है जो पर्सनल अटैक फोर्स है। उन्होंने सारी सी रैंक की डंजन्स को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे गिल्ड के लिए सी रैंक की डंजन्स बची नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे। एक सी रैंक की डंजन की कीमत सिर्फ 7000 थी, मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन खरीद ली। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिन्हो है। मैनेजर से कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट उसे कहता है वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर उसे कहता है लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो इतनी महंगी डंजन्स को खरीद क्यों रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसके पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था जिसका नाम संग जिन वू है। असिस्टेंट उसे कहता है हाँ वो लड़का भी उसके साथ है। हाँ का लफ्ज़ सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और ई रैंक के हंटर जिन वू, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्हों के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। जिन्हों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिन्हों 3 इंसिडेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था जहाँ से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांगसुक की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ उनकी पार्टी के 7 और बंदे भी मारे गए। जबकि जिनवू और जिन्हो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिन्हो यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है, यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे गिल्ड का मास्टर बना सके। जिन्हो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन्स में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिन्हो एक रीअवेकन पर्सन है, यानी उसको डबल अवेकनिंग मिली है। मैनेजर जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं संग जिन्हो एक डबल अवेकन पर्सन है, मुझे उसे अपने गिल्ड में लेकर आना है, हम लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग मरे, लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशिक को एक बी रैंक के हंटर मिस्टर सोंग ने मार दिया, हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा ही असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशिक को जिन्हो नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन के बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिन्हो है कौन, क्या वाकई में वो डबल अवेकनर है या नहीं। असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैनेजर खुद जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिन्हो और जिन्हो डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्व्स की टाइप के होते हैं। जिन्हो क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपने डैगर को हाथ में पकड़े ही वो उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिन्हो के पास अब स्टेल्थ है, यानी कि ताइशिक की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, गायब होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिन्हो वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है।
साथ ही जिन्हों के स्टैट्स के बारे में दिखाते हैं। उसका लेवल 39 हो चुका है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिन्हों अपनी विंडो की तरफ देखता हुआ कहता है, मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिन्हों कहता है, काइशिक से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है। उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिन्हों की इन्वेंटरी में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रीजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिन्हों कहता है, मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा माना यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन वो एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिन्हों फिर उसको भी मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। और साथ ही एक अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिन्हों का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि अब तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसकी स्टैट्स वाली विंडो में जहां पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था, वहां पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिन्हों कहता है, अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिन्हों को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर उनके डंजन के बाहर जेनू से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का कॉल सुन रहा होता है। मैनेजर जी देखकर कहते हैं, क्या हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं। मैनेजर उन सब से कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो। वो स्कूल वाली लड़की उससे कहती है, ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। मैनेजर उसे कहते हैं, बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है, बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उनसे कहती है, मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर उससे पूछते हैं, क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो। वो लड़की से कहती है, हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं, तो डंजन के अंदर कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हो और जिन्हो दोनों ही डंजन के अंदर गए हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिन्हो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है। हमें इस बंदे को अपने गिल्ड में लेना ही होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक प्लेस। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 18 के साथ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए डंजन के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो रेड करने के लिए गए हुए हैं। मैनेजर बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकी के सारे मेंबर बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। मैनेजर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद संग जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बाहर निकल आते हैं। जिन्हो से कहता है, तुम्हारा कल का क्या शेड्यूल है, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। इसलिए अगर कल का डंजन का कोई प्लान है तो उसे कैंसिल कर दो। जिन्हो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, हाँ मैंने वैसे कल का प्लान बनाया हुआ है, मैंने 3 डंजन्स को रिजर्व किया हुआ है। अगर तुम्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है तो मैं अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। जिन्हो से पूछता है, क्या वाकई में इसे कैंसिल करना जरूरी है। जिन्हो से कहता है, हाँ कैंसिल करना लाजमी है, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस डंजन के अंदर नहीं जाते तो 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जिन्हो से कहता है, अच्छा ठीक है अभी कैंसिल मत करो। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, जिन्हो मुझे आपसे बात करनी है। जिन्हो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड की मैनेजमेंट टीम से हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर जिन्हो को लेकर एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो दोनों बात करते हैं। मैनेजर उसे कहते हैं, तुमने व्हाइट गिल्ड के बारे में सुना होगा। जिन्हो से कहता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, व्हाइट गिल्ड काफी ज्यादा फेमस है। मैनेजर उसे कहते हैं, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, हम व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले तुम्हें अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें उसका डबल देंगे। तुम उन लोगों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम अपनी स्किल्स के मुताबिक बेहतरीन काम करते हो तो हम तुम्हारी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी ऑफर है, मुझे लगता है कि ये जल्दी से मान जाएगा, क्योंकि ये एक ई रैंक का हंटर है। इतनी बड़ी ऑफर इसे पहले कहीं से नहीं मिली होगी। लेकिन जिन्हो मैनेजर से पूछता है, पहले मुझे ये बताओ, जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो, जहाँ से तुम्हारा ऑफिस है, उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है। ये बात सुनते ही मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। मैनेजर उसे कहते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जितने
जितने फ्लोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 50 बिलियन होगी उसकी कीमत। जिन्हों से कहता है और तुम वो सारी बिल्डिंग मेरे हवाले करना चाहते हो। मैनेजर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, हम तुम्हें अपनी बिल्डिंग क्यों देंगे। साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जिन्हों उनको बताता है कि मैं यू जिन्हों के साथ इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग मुझे देने वाला है जिसकी कीमत 30 बिलियन है। और अगर तुम मुझे इसका डबल देना चाहते हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी बिल्डिंग को देने के बाद भी 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट किड वाले तुम्हारी इस बात को मानेंगे। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ग्रेट हो सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से यूजिन वाले इसको 30 बिलियन दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाकई में से 30 बिलियन मिल रहे हैं या फिर नहीं। जिन्हों अपना मोबाइल निकालता है मैनेजर से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म कर सकता हूँ। मैनेजर उसे कहते हैं जितना तुम मांग रहे हो ये तो मेरी एबिलिटीज से बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी व्हाइट गिल्ड के हायर अप्स के साथ निगोशिएशन कर सकता हूँ। जिन्हों खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर हमारे दरमियान कोई भी डील नहीं हो सकती, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैनेजर कहते हैं मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, पहले मुझे उनकी ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद मुझे अपने गिल्ड वालों से बात करनी चाहिए थी और फिर आकर इससे बात करता। अब तो ये हमारे गिल्ड को नहीं ज्वाइन करेगा। जाने से पहले जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। और साथ ही जिन्हों अपनी स्टेल्थ की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। मैनेजर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्हों उसी वक्त उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगाता है। इसके बाद तो मैनेजर और भी ज्यादा डर जाता है। मैनेजर कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर है। जिन्हों से कहता है पीछे की तरफ मत घूमना। मैनेजर सोचता है अगर ये स्टेल्थ इस्तेमाल कर सकता है और ये एक रीवेकेंड है तो इसका मतलब यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले वाकई में से 30 बिलियन देने को तैयार हो गए होंगे। मैनेजर जिन्हों से कहता है मैं जानबूझकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, असल में हमारी मैनेजिंग कंपनी के एक बंदे ने कहा था कि एक नई पार्टी शुरू हुई है जो कि सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रहे हैं, उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं डंजन्स के अंदर और तीनों बार तुम जिंदा बाहर निकले हो। अब इनको एक्सीडेंट्स नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट नहीं समझ रहे और हमें शक है कि तुम्हें रीवेकनिंग मिली है। इसी वजह से यूजिन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जिन्हों मैनेजर से पूछता है मेरे बारे में कितने ज्यादा लोगों को पता है। मैनेजर उसे कहते हैं सिर्फ मुझे और मेरे एक असिस्टेंट को जो कि इस वक्त होटल के बाहर बैठा है। जिन्हों सोचता है मुझे लगता है कि सी रैंक की डंजन को जल्दी से क्लियर करने की वजह से मुझे नोटिस किया गया है। जिन्हों मैनेजर से कहता है मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले, अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो मैं इसको समझूंगा कि तुम दोनों ने ही ये सारी बात फैलाई है और इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मैनेजर उसे कहते हैं वैसे तो ये सारी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को पेश करनी थी लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने असिस्टेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, वो भी किसी और को नहीं बताएगा। वे जिन्हों उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है क्योंकि हम सी रैंक की डंजन्स को खरीद रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं इसलिए व्हाइट टाइगर वालों के लिए हम एक मसला बन चुके हैं, लेकिन कुछ अर्से तक हम लोग नहीं रुकने वाले, हम ऐसी डंजन्स को खरीद कर क्लियर करने वाले हैं। मैनेजर उसे कहता है यही तो मसला है, तुम लोगों ने सारी डंजन्स को खरीद लिया है, हमें अपने नए हायर किए हुए बंदों को डंजन्स के अंदर ट्रेन करना है, हम उन नए बंदों को सी रैंक से ऊपर की डंजन्स में नहीं भेज सकते। जिन्हों उसे कहता है तो फिर क्यों ना हम दोनों एक डील करें। मैनेजर उसे कहते हैं कैसी डील। जिन्हों से कहता है हम अपनी 3 सी रैंक की डंजन्स तुम्हें बेचेंगे, ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम इन सी रैंक की डंजन्स को हायर नहीं करते तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए कोई भी नो डंजन नहीं बचेगी। मैनेजर सोचते हैं हम अपने रिक्रूटर्स को दूसरे इलाकों में जाकर ट्रेन कर सकते हैं लेकिन वहाँ के गिल्ड्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इनसे डंजन खरीदने के अलावा। मैनेजर उससे पूछते हैं हमें तुम्हें कितना पे करना होगा, तीनों डंजन्स का टोटल कितना होगा। जिन्हों मैनेजर से कहता है तुम्हें हर एक डंजन का 300 मिलियन वॉन देना होगा। मैनेजर चिल्लाकर जिन्हों से कहते हैं सी रैंक की डंजन के अंदर से जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स निकलते हैं उन सब को मिलाकर भी 200 मिलियन वॉन से ज्यादा की रकम नहीं मिलती, इस तरह तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम हमसे 300 मिलियन मांग रहे हो, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 200 मिलियन वॉन देंगे। जिन्हों जल्दी से मान जाता है। मैनेजर पहले हैरान हो जाता है आज इतनी जल्दी मान कैसे गया। साथ ही जिन्हों मैनेजर के साथ हाथ मिलाता है और कहता है तो हमारी डील हो गई, 3 सी रैंक की डंजन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हमें 600 मिलियन वॉन देने हैं, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही जिन्हों अपने पास एक पोर्शन निकालता है और कहता है ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, अपना मुंह खोलो। मैनेजर अपना मुंह खोलता है, वो उस पोर्शन को उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही वो उसके मुंह में जाता है उसके चेहरे पर लगा हुआ कट बढ़ जाता है। ये देखकर मैनेजर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब आखिर ये कौन सी एबिलिटी है। मैनेजर जिन्हों से कहता है तुमने मुझे अपनी स्टेल्थ के स्किल्स दिखाए और फिर अपनी हीलिंग एबिलिटीज भी दिखाई, क्या मैं समझूं
कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जिन्हों से कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। फिर जिन्हों वहाँ से चला जाता है। मैनेजर का असिस्टेंट भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है अभी मैंने एक लाइट देखी, वो क्या थी? क्या जिन्हों के साथ निगोशिएशन अच्छी नहीं रही? मैनेजर अपने असिस्टेंट से कहती है मुझे लगता है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। बाहर जाते ही जिन्हों को कॉल करता है और कहता है जैसा तुमने कहा था 600 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं, वैसे तुमने वो कैंसल गेट्स किसको बेच दिए? जिन्हों से कहता है ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट गिल्ड के ऑफिस का होता है। असिस्टेंट भागता हुआ मैनेजर के पास आता है और कहता है मैनेजर मेरी बात सुने, हमारे एरिया में 3 सी रैंक के गेट्स की बिडिंग हो रही थी और एक डंजन सिर्फ 10 मिलियन की बिक रही है और आप एक डंजन के 200 मिलियन देकर आ गए हैं। जिन्हों की पार्टी ने आज के लिए कोई भी गेट खरीदा ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिन्हों को अपनी टीम में भी नहीं ले सका और उसने मुझे लूट भी लिया और उसने बिना किसी डर के ये सब कुछ कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया बिना इस बात के डर के कि मैं सबको उसके बारे में बता दूंगा। उसी वक्त मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि जिन्हों की तरफ से होता है। जिन्हों मैनेजर से कहता है इसके बाद हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैनेजर कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मैसेज करेगा, क्या उसने सिर्फ मेरे कार्ड को एक बार देखकर मेरा मोबाइल नंबर याद कर लिया? चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कम से कम उसका नंबर तो आ गया क्योंकि उसे हम अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में हायर करना चाहते हैं। हमारे गिल्ड के लिए इतनी ज्यादा रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतनी ज्यादा रकम लेने की वजह से मैं काफी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। जिन्हों एक जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर जाकर वो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जिससे एक डंजन ओपन होती है। जिन्हों उस गेट से अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है पता नहीं ये जॉब चेंज क्या है, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार उसके सामने जो डंजन ओपन होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होती है। जिन्हों कहता है पता नहीं इसके अंदर कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। जिन्हों जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर नाइट्स होते हैं जिनके हाथ में तलवारें होती है, वो उन पर अटैक करता है जबकि वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों को नाइट्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि ये आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह है और उसके अलावा उनके बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा टफ है जिसकी वजह से जिन्हों की हिट्स उस पर असर नहीं कर रही। जिन्हों कहता है देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसका आर्मर इतना ज्यादा मोटा है कि मेरा हंजर इसके आर पार नहीं जा रहा। साथ में ये बहुत ज्यादा भारी है इसलिए इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो है और इसके अटैक के पीछे ज्यादा फोर्स भी नहीं है। इसका गुड पॉइंट सिर्फ इसका डिफेंस है। जिन्हों कहता है इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने एक बड़े सांप के साथ फाइट की थी जिसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि मेरी तलवार उसकी बॉडी में नहीं घुस सकती थी। तब मैंने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसको मार डाला था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़कर खींचकर 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने एक नाइट को मार डाला है। जिन्हों कहता है ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो एक डॉल टाइप मॉन्स्टर है, पता नहीं इसको यहाँ पर किसने भेजा है। अगर इस तरह के 2-4 और मॉन्स्टर्स निकल आए तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिन्हों अपने पास एक मिसाइल चलाता है और आगे चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक लुमिनस स्टोन नहीं है, टॉर्च की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। इस डंजन के अंदर भी वही रूल है जैसा कि इंस्टेंट डंजन के अंदर था, जब तक मैं बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी माना की एनर्जी को बचा कर रखना होगा। मेरी स्टेल्थ और वाइटल स्ट्राइक वाले मूव दोनों ही बहुत ज्यादा माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा माना हट हो जाता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे यहाँ पर आना है तो मैं अपने माना के पॉइंट्स को पहले ही बढ़ा लेता। मुझे इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है और ना ही मैं इस डंजन में से वापस जा सकता हूँ। ये डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पता नहीं इस डंजन को क्लियर करने में कितने ज्यादा घंटे लगेंगे या फिर कितने ज्यादा दिन लगेंगे और मेरे पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। ये तो वाकई में बहुत ही बुरा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हों के लेवल 40 पर पहुंचने पर उसे जॉब चेंज की रिक्वेस्ट दी जाती है जिसे पूरा करने के लिए वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर जाता है जहाँ पर उसका सामना पपेट्स वाले नाइट्स के साथ होता है। जिन्हों कहता है मुझे तो लगा था शायद घंटों में ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है। साथ ही जिन्हों को याद आता है कि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की। अगर मैंने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो फिर से मुझे रेगिस्तान में पेनाल्टी के तौर पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी जॉब ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है अगर मुझे पेनाल्टी मिलती है और मुझे रेगिस्तान में भेजा जाता है तो क्या पता मैं उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ डर कर उससे भाग रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके सामने और भी बहुत सारे नाइट्स निकल आते हैं। जिन्हों अपनी मिसाइल को नीचे फेंक देता है और आगे बढ़कर उस नाइट को जोरदार पंच मारता है।
उसी के साथ एक और नाइट भी निकल आता है। जिन्हों उन दोनों को मार देता है। वहीं पर एक नाइट साइड पर खड़ा होता है। जिन्हों ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने घुटने से उसके सर को पिचका देता है और उसी के साथ खड़े चौथे वाले नाइट पर जंप करते हुए उसकी गर्दन को अपने बाजू में पकड़ लेता है और दबाते हुए उसके सर को तोड़ देता है। और उसी के साथ उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने 3 नाइट्स को मार दिया है। जिन्हों उनमें से एक नाइट के पास बैठता है तो उसके पास उसे एक आइटम मिलती है। जिन्हों कहता है इनमें से ज्यादातर के पास इस तरह की आइटम्स नहीं निकल रही। उसके पास विंडो में बताया जाता है कि उसे एक पैसों की बड़ी थैली मिली है और साथ में उसे एक चेस्ट आर्मर मिला है। चेस्ट आर्मर के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो इससे तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है। जिन्हों इस चेस्ट आर्मर को पहन लेता है और उसके हाथ में वो बैग होता है जिसके अंदर पैसे हैं। जिन्हों जैसे इस छोटी थैली को खोलता है तो उसे बताया जाता है कि तुमने अपने लेदर पाउच को खोल लिया है। उसके अंदर 30,000 गोल्ड है। उसी वक्त जिन्हों को कुछ महसूस होता है जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला है। जिन्हों अपने हंजर को ऊपर की तरफ मारता है जो कि अंदर धंस जाता है। उसके सामने एक नाइट होता है जो कि उसी की तरह का एक मूव इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे कि जिन्हों और टाइशिक स्टाइल मूव इस्तेमाल करते थे। और साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है। जिन्हों से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ के मॉन्स्टर तो स्टेल्थ स्किल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त पीछे से एक नाइट आता है जो कि मैजिक स्किल को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों पर फायरबॉल अटैक करता है। जिन्हों कहता है स्टेल्थ वाला स्किल टाइशिक का था जबकि मैजिक वाला स्किल डांगसुक के साथ ही ग्यूवान का था। आज यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं सब कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। जिन्हों कहता है ये डंजन तो वाकई में बहुत ज्यादा हास है। अब यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमी हैं, तो मुझे बहुत सारे स्टैट्स को इस्तेमाल करना होगा। अपने डिफरेंट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हर एक को हराना होगा। नाइट्स के लिए अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना होगी, स्टेल्थ के लिए अपनी सेंस को इस्तेमाल करना होगा, मैजिक के लिए वाइटैलिटी को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों कहता है मुझे इनके साथ फाइट भी करनी है और अपने माना को भी बचा कर रखना है क्योंकि अभी मुझे बॉस के साथ भी फाइट करनी है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यहीं पर जाया कर दूंगा तो मैं आगे जाकर क्या करूंगा। मेरा पीक लेवल भी बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटी भी नहीं है। जिन्हों उन सारे नाइट्स के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है जितनी ज्यादा ये लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा मैं थकता जाऊंगा, मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है। जिन्हों वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मुझे कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठना होगा ताकि मेरा फटीग लेवल कम हो सके। लेकिन उसी वक्त एक तीर अंदाज उस पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उस तीर को पकड़ लेता है और कहता है ये लोग तो मुझे आराम से बैठने भी नहीं दे रहे। जिन्हों फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। उन सारे नाइट्स को मारने के साथ साथ उसे बहुत सारी आइटम्स भी मिलती जाती हैं, जिनमें उसे एक वाटर बॉटल भी मिलती है। वो पानी पीना शुरू कर देता है। साथ में उसे गोल्ड की एक और थैली मिलती है। जैसे वो उस थैली को खोलता है उस थैली के अंदर से 20,000 गोल्ड निकलते हैं। जिन्हों उन सारे नाइट्स को मारने के बाद कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ। और साथ ही उसके पास बहुत सारे आर्मर्स भी होते हैं जिसमें उसमें बाजू का आर्मर होता है, पाँव का आर्मर होता है, जबकि एक तीर अंदाज के ग्लव्स और एक मैजिशियन की रिंग भी मिलती है। जिन्हों कहता है मेरी थकान भी कम हो चुकी है, अब मुझे आगे चलना होगा। फिर जिन्हों चलते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुकता है। जिन्हों कहता है चाहे मैं बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दरवाजे के पीछे जो भी मॉन्स्टर है मैं उसे हरा सकता हूँ। जिन्हों उस बड़े से दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है और कहता है यहीं पर बॉस है, मुझे उससे फाइट करना है। जिन्हों जैसे अंदर जाता है मिसालें जलना शुरू हो जाती है। सामने एक किंग की कुर्सी पड़ी होती है लेकिन उस पर कोई भी किंग नहीं बैठा होता, जबकि किंग के थ्रोन के साइड से एक बड़ा सा नाइट निकलता है। जिन्हों कहता है मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल लेयर डंजन में महसूस हुआ था। वहीं पर सामने एक रेड कलर के आर्मर में एक बड़ा सा नाइट आकर खड़ा हो जाता है। जिन्हों कहता है मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी से निकल रही है। उस बड़े से नाइट के ऊपर उसका नाम लिखा होता है जो कि डार्क रेड कलर में होता है। उसका नाम होता है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। जिन्हों कहता है इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, इसका मतलब ये बाकी सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मुझे इसी नाइट से फाइट करना है जो कि एक एम्प्टी थ्रोन की हिफाजत कर रहा है। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से नीचे बैठ जाता है। इग्रिस की तलवार जैसे ही उसके ऊपर से घूमती है पीछे एक बड़ा सा पिलर होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिन्हों कहता है इसने इतनी आसानी से एक पिलर को तोड़ दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। जिन्हों भी अपने डैगर को निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका डैगर उसकी स्किन के अंदर नहीं जाता क्योंकि इग्रिस का आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। कमांडर इग्रिस फिर से अपनी तलवार से जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। जिन्हों जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है आर्मर के बारे में कहा गया था कि अगर आपकी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ 80 से बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम नहीं हो रही, वरना इसके आर्मर की वजह से इसकी स्पीड कम होना चाहिए थी। मेरा डैगर इसकी आर्मर के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों साथ ही अपने डैगर को वापस अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है। कहता है अगर मेरा डैगर इसके सामने बेकार है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास अपने हाथों को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं।
इग्रिस जैसे ही जिन्हों की तरफ देखता है कि उसने अपने हंजर को रख दिया है, इग्रिस भी अपनी तलवार को दूर रख देता है और साथ ही अपने कंधों से अपने रोक को भी उतार देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्हों कहता है क्या ये मेरी नकल कर रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। जिन्हों भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इग्रिस जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और स्पीड के साथ जिन्हों के पेट में मुक्का मारता है और साथ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों को पीछे दीवार के साथ पटक देता है। जिन्हों अभी यही सोच रहा होता है कि इसके एक ही पॉइंट से मेरी हालत बुरी हो गई है। उसी वक्त इग्रिस फिर से आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने बाजू को आगे की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है और पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जिन्हों जल्दी से निकलकर पीछे की तरफ आ जाता है। जिन्हों कहता है हालांकि मैंने अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी HP 500% तक गिर गई है। अगर मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है तो इसका मतलब मैं इसके सामने फाइट में नहीं बच पाऊंगा। ये तो अपनी तलवार के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह के मॉन्स्टर के सामने मेरा तो फाइट करने का कोई चांस ही नहीं है। जिन्हों साथ ही अपने स्पीड के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर मेरी स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, मेरे पास स्पीड तो है। जिन्हों स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता है और उसे पंच मारता है, लेकिन साथ ही इग्रिस उसके ऊपर से उसे कोहनी मारता है। जिन्हों जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए उसकी कोहनी के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर साथ ही दोनों में पंचेस की बरसात होनी शुरू हो जाती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। लेकिन पंचेस की इस फाइट में जिन्हों हार जाता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। जिन्हों को एक बहुत क्रिटिकल हिट लगती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ 30% से कम आ जाती है। जिन्हों नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी गिव अप नहीं करना, मुझे लेवल अप करना है। और नीचे गिरने से पहले ही इग्रिस के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन इग्रिस उसके पाँव को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ की मदद से जिन्हों के पेट में पंच मारता है, जिससे जिन्हों दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है। और वो जहाँ जाकर दीवार के साथ गिरता है वहीं नीचे थ्रोन पड़ा होता है। जिन्हों ऊपर से नीचे गिरते हुए सीधा आकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जिन्हों बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जिन्हों क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो उस थ्रोन के ऊपर अपनी गर्दन लटका कर बैठा होता है। इग्रिस जल्दी से उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ का इशारा करते हुए अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और साथ ही जिन्हों की गर्दन को काटने के लिए अपनी तलवार को उसकी गर्दन में चलाता है। लेकिन जिन्हों अपने हाथ पर आर्मर इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ में अपने हंजर को बाहर निकाल लेता है और अपने हंजर को घुमाते हुए सीधे इग्रिस की आंख में दे मारता है। इग्रिस थोड़ी देर के लिए अपना फाइटिंग कंट्रोल खो देता है। जिन्हों जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसको कमर से अपने बाजू में पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ नीचे गिरा देता है। इग्रिस अपनी आंख में लगे हुए जिन्हों के डैगर को अपने हाथ से निकाल लेता है। जिन्हों कहता है ये डैगर मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे इससे अपने डैगर को वापस लेना होगा। जिन्हों कहता है अगर वो अपनी तलवार को अपने पास बुला सकता है तो मैं भी अपने डैगर को बुला सकता हूँ। जिन्हों अपने हाथ का इशारा करता है तो उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है। फिर जिन्हों आगे बढ़कर अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे मारता है जहाँ पर उसका वीक पॉइंट होता है। जिन्हों का डैगर उसकी गर्दन के नीचे से अंदर घुस जाता है। जिन्हों अपने वाइटल स्ट्राइक स्किल को इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डैगर पर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे उसकी स्ट्राइक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्हों अपना पूरा जोर लगा देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के नीचे से पूरी तरह अंदर घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। रेड कमांडर इग्रिस के मरते ही एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने इग्रिस को मार दिया है और साथ ही उसे 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों जो कि जख्मी भी होता है, बहुत ज्यादा थका होता है, वो कहता है क्या वाकई में मैं जीत चुका हूँ। जिन्हों कहता है आज तो मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था, ना तो मेरे पास एबिलिटी है, ना ही एक्सपीरियंस और ना ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कि मैं बड़े मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आज जीत गया। अगर मैंने कोई भी छोटी सी मिस्टेक की होती तो मैं मर चुका होता। रेड कमांडर इग्रिस के मरने के बाद उसे बहुत सारी आइटम्स मिलती है। जिन्हों आगे बढ़कर इन आइटम्स को कलेक्ट करता है। जिन्हों को टोटल 4 आइटम्स मिलती है जिनमें एक हार्ट स्टोन होता है। इसके अलावा एक बैग होता है जिसमें गोल्ड्स होते हैं। एक उसको इग्रिस का हेलमेट मिलता है और साथ में उसे एक स्पेशल रैलिक मिलता है जिसका नाम डिनोमिनेटर टच है जो कि एक स्किल एबिलिटी है। जिनमें सबसे पहले अपने लेदर पाउच को ओपन करता है जिसके अंदर से उसे 1,50,000 गोल्ड मिलते हैं, जिसे देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है पहले मेरे पास इतने गोल्ड थे, ये मिलने के बाद तो डबल हो गए हैं। फिर वो इग्रिस के हेलमेट की तरफ देखता है जो कि एक एस रैंक की आइटम है। जिन्हों जल्दी से उस हेलमेट को पहन लेता है और कहता है इसके स्टैट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हेलमेट को पहनने की वजह से जिन्हों के पास जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसमें 20 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर जिन्हों स्पेशल स्किल वाले रैलिक को हाथ में पकड़ता है और कहता है पता नहीं इसके अंदर से मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। जबकि चौथे नंबर पर उसके हाथ में एक हार्ट स्टोन होता है। जिन्हों कहता है इन्होंने मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया है, मैं बॉस के रूम में हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने बॉस को मारा है। अगर मुझे एक हार्ट स्टोन मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये डंजन का बॉस नहीं था, अभी डंजन का बॉस बाकी है। हार्ट स्टोन एक ऐसी आइटम है जिसको तोड़ने से जिन्हों फौरी तौर पर डंजन से बाहर जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जिन्हों उस हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करके डंजन से बाहर जाता है या फिर बॉस को मारता है। यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हू रेड कमांडर इग्रिस को हरा देता है। उसको हराने पर उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इग्रिस को मारने पर जिन्हू को हार्ट स्टोन मिलता है, जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है। जिन्हू कहता है मुझे हार्ट स्टोन क्यों दिया गया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी इस डंजन के बॉस को नहीं मारा गया। उसी वक्त जिन्हू के इर्द गिर्द पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जिन्हू से देखकर हैरान हो जाता है। जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि जॉब चेंज की क्वेस्ट अब शुरू होने वाली है। जिन्हू कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर एंड नहीं होने वाला, इस डंजन का बॉस अभी जिंदा है। साथ ही जिन्हू के पास एक टाइमर ओपन होता है और एक विंडो में से कहा जाता है जितना ज्यादा तुम इस डंजन के अंदर रुकोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और जितने ज्यादा तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी तुम्हें जॉब मिलेगी। यहाँ पर जॉब का मतलब है हंटर क्लास, जैसे कि जूही एक हीलर है जबकि मिस्टर सॉन्ग एक मैजिशियन है। उसी तरह अब जिन्हू को भी एक जॉब मिलने वाली है, यानी एक क्लास मिलने वाली है। साथ ही उस विंडो पर टाइम चलना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर जिन्हू के लिए गुड लक भी लिखा होता है। जैसे टाइमर स्टार्ट होता है उन पोर्टल्स के अंदर से नाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। वही नाइट्स जिनका पहले से सामना किया था। जिन्हू कहता है इग्रिस के साथ फाइट करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं इनके साथ फाइट तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये सारे भी इग्रिस की तरह पावरफुल हुए तो मैं तो गया। जिन्हू कहता है यहाँ पर हर सेकंड का मतलब है, जितनी ज्यादा सेकंड में यहाँ पर रुकूंगा उतनी ज्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और उतनी अच्छी मुझे क्लास मिलेगी। साथ ही जिन्हू अपनी स्टेल्थ के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है इसके लिए मुझे 200 माना की जरूरत है और मेरे पास टोटल 390 माना है। अगर मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 190 माना रह जाएंगे। अपनी स्टेल्थ को बनाए रखने के लिए मुझे हर सेकंड के लिए 1 माना की जरूरत है। इसका मतलब मैं अपनी स्टेल्थ को 3 मिनट तक बनाए रख सकता हूँ। मुझे बस 3 मिनट तक चुप कर रहना है, जिससे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और मुझे एक अच्छी क्लास मिल जाएगी। वो सारे नाइट्स मुझे ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिन्हू गायब हो चुका होता है। जिन्हू वहाँ पर मौजूद कुछ मैजिशियन की तरफ देखता है जो कि अपने मैजिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए जिन्हू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद वो मैजिशियन जिन्हू को ढूंढ लेते हैं। जैसे वो जिन्हू को ढूंढ लेते हैं बाकी के सारे नाइट्स आगे बढ़ते हैं और जिन्हू पर अटैक करते हैं। जिन्हू जल्दी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उन नाइट्स पर अटैक करता है। उन नाइट्स पर अटैक करने के बाद जिन्हू अपने ब्लड लस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। जिन्हू के स्पेशल स्किल की वजह से सारे नाइट्स की पावर 50% तक कम हो जाती है, वो भी 1 मिनट के लिए। जिन्हू कहता है मेरे स्किल के लिए मुझे 100 माना की जरूरत है, मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 90 माना रह गए हैं। साथ ही जिन्हू नाइट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है 1 मिनट के अंदर मैं जितने नाइट्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स होते हैं इसलिए जिन्हू उन सबको नहीं संभाल पाता। वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्हू की एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जो कि 1036 पर आ जाती है। जिन्हू कहता है इन पोर्टल्स में से ये नाइट्स आते जा रहे हैं, जितने नाइट्स को मैं मारता हूँ उतने ज्यादा और निकल आते हैं। जिन्हू कहता है मैंने इस सब को बहुत ही लाइटली लिया, मैंने अपने स्टेल्थ मोड को जल्दी एक्टिवेट कर लिया। अब मेरे पास जरा भी माना नहीं बचा, अब मैं अपने किसी भी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे हार्ट स्टोन को इस्तेमाल करते हुए इस डंजन से बाहर चले जाना चाहिए? मुझे नहीं पता कि जॉब मिलने के बाद मुझे कौन से स्किल्स मिलेंगे, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि मैं इन सारे नाइट्स का सामना नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो अपनी टाइम विंडो की तरफ देखता है। वो कहता है 5 मिनट हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ जल्दी से निकलना होगा। वो अपने हार्ट स्टोन को हाथ में पकड़ता है और वहाँ से निकलने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी वक्त एक नाइट अपने हथौड़े से उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका हार्ट स्टोन नीचे गिर जाता है। साथ ही जिन्हू भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो नाइट्स उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ती हैं। जिन्हू बिल से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे इन सब से फाइट करना होगी। जिन्हू जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उन नाइट से फाइट करना शुरू कर देता है। जिन्हू कहता है मुझे पता है कि सबसे वीकेस्ट हंटर होना कैसा होता है, मुझे इस दुख का एहसास है क्योंकि मैंने काफी अरसे तक जो लोगों की बातें सुनी है, लोग कहते थे कि मैं सबसे कमजोर तरीन हंटर हूँ। साथ साथ जिन्हू उन सारे नाइट्स को मारता जा रहा होता है, साथ साथ अपनी स्टोरी भी बता रहा होता है। जिन्हू पहले दिन की बात भी बताता है जहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर बैक दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर किम मिस्टर बैक को बता रहे होते हैं कि ये दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर है क्योंकि ये ई रैंक की हंटर के अंदर भी जाता है तो जख्मी होकर बाहर आता है। और सारे लोग किस तरह जिन्हू पर हंसा करते थे कि वो कमजोर हंटर है। साथ ही जिन्हू अपनी ब्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके पास बैठे होते हैं। जूही उसे कहती है जिन्हू तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम्हें कुछ आराम करना होगा। मिस्टर सॉन्ग उसे कह रहे होते हैं तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अब तुम्हें रेस्ट भी करनी है, तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त जिन्हू के ब्रेन में एक और जिन्हू आता है और उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनना था लेकिन तुम हमेशा खतरों के सामने चले जाते हो।
मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हुआ करते थे जो कि बहुत ज्यादा कमजोर थे और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, उसकी तरफ देखता है। तो दूसरा जिन्हों हमारा पहले वाला जिन्हों होता है जो कि पहले बहुत ही कमजोर और छोटा हुआ करता था। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या ये वाकई में मैं था? दूसरा जिन्हों भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों सेम हुआ करते थे। अब तुम्हारा कद काफी बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बॉडी पर मसल्स आ चुके हैं। तुम तो दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। लेकिन साथ ही छोटा जिन्हों हंसते हुए से कहता है, सिर्फ तुम्हारी बॉडी चेंज हुई है, लेकिन अंदर से तुम अभी भी वही कमजोर जिन्हों हो। तुमने एक बार फिर से खुद को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। साथ ही एक नाइट जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस नाइट को मार देता है। छोटा जिन्हों से कहता है, तुम अब भी वही ई रैंक के हंटर हो, इससे ज्यादा तुम और कुछ भी नहीं हासिल कर पाए। जिन्हों से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो एक नाइट को पंच मारता है। और क्योंकि जिन्हों काफी ज्यादा वीक हो चुका है, इसलिए उस नाइट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो नाइट जिन्हों पर अटैक करता है, वो उसे एक तरफ से पंच मारता है और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ते हुए जमीन में नीचे दबा देता है। छोटा जिन्हों उससे कहता है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारा रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा है। तुम्हें बहुत सारे लोगों की बलि देनी होगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़ना होगा, तभी जाके तुम एब्सोल्यूट पावर को हासिल कर सकते हो। जिन्हों जमीन पर जमीनी हालत में पड़ा होता है और एक नाइट अपनी तलवार से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिन्हों कहता है, बिल्कुल वही सीन है जैसा कि उस डबल एयर डंजन में था। लेकिन उस दिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उसी वक्त जिन्हों के पास डेली क्वेस्ट की विंडो ओपन होती है जिसमें नीचे उसका टाइमर चल रहा होता है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जाएगी। और साथ ही उसका टाइमर 8, 6, 5 यहाँ तक पहुँच जाता है। छोटा जिन्हों बड़े जिन्हों से कहता है, मैंने सुना है कि किस्मत भी एक स्किल है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारी किस्मत ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मर जाओ, तुम्हें एक और मौका मिलने वाला है। और साथ ही वो नाइट जिन्हों पर अटैक करता है। उसी वक्त जिन्हों का टाइमर ऑफ हो जाता है। उस नाइट की तलवार जिन्हों पर लगने से पहले ही जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, इसलिए पेनल्टी के तौर पर तुम्हें दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। जैसे उस नाइट की तलवार ग्राउंड पर टच करती है, जिन्हों नीचे से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन उसी डेजर्ट का होता है जहाँ पर जिन्हों पहली बार पेनल्टी के तौर पर गया था 4th एपिसोड में। जिन्हों उस बड़े से डेजर्ट में बैठा होता है और कहता है, ये तो पेनल्टी जोन है। जिन्हों कहता है, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने आज अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, लेकिन चलो आज डेली क्वेस्ट की वजह से आज पेनल्टी जोन में आने से मेरी जान बच गई। जिन्हों हंसते हुए कहता है, इसकी टाइमिंग तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे नहीं लगा था कि मैं वहाँ से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। जिन्हों कहता है, शायद उस क्वेस्ट ने मुझे इसीलिए कहा था गुड लक, क्योंकि उसे पता था कि ये क्वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। यहाँ फिर उन्होंने मुझे गुड लक कहा था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो। लक या जो भी हो, अभी के लिए मैं वहाँ से जिंदा आ चुका हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा फटीग लेवल 90 से ऊपर गया है। जिन्हों अपने पास स्टोर ओपन करता है और अपने गोल्ड के बदले में कुछ पोशंस खरीदता है जिससे वो अपनी फटीग को कम कर सकता है। जिन्हों उनमें से कुछ पोशंस को खरीद कर पी लेता है और कहता है, इससे मेरी फटीग तो कम हो जाएगी, लेकिन मेरी हेल्थ रिस्टोर नहीं हो रही। इसका मतलब ये पोशंस हेल्थ पर काम नहीं करते। जिन्हों कहता है, पता नहीं डंजन के अंदर का क्या हिसाब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पेनल्टी जोन में मैं मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता हूँ, जिससे मेरी एचपी बढ़ेगी और मेरी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है। साथ ही जिन्हों सामने रेत की तरफ देखता है तो रेत में से वही सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। जिन्हों कहता है, मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने पर मैं लेवल अप होगा या नहीं? और साथ ही उसके सामने बड़े बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जिन्हों अपना डैगर निकाल लेता है और उन सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि ये सेंटीपीड मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्हों की पावर उनसे ज्यादा है। अगले 4 घंटे तक जिन्हों को इसी जगह पर रहना है और इन सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान अपने आप को जिंदा रखना है। 4 घंटे के बाद उसकी पेनल्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो वापस उसी डंजन में चला जाएगा जहाँ से यहाँ पर आया है। नेक्स्ट सीन जिन्हों के अपार्टमेंट का होता है। वहाँ पर रात होती है। जिन्हों की बहन जीना उठती है और कहती है, कितनी रात हो गई है, मेरा भाई अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहीं वो फिर से लेट नाइट काम तो नहीं कर रहा? मैंने उसको बताया था कि सुबह हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और उसे मेरे साथ स्कूल जाना है। पता नहीं उसे याद भी होगा या नहीं। उम्मीद करती हूँ वो टाइम पर स्कूल जाने के लिए आ जाए। नेक्स्ट सीन फिर से पेनल्टी जोन का होता है। जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है कि तुम्हारे पास 15 मिनट रह गए हैं। जिन्हों अभी भी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जिन्हों अपने डैगर के वाइट स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे बार बार लेवल अप कहा जा रहा होता है। जिन्हों कहता है, मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, पेनल्टी जोन के मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मैं लेवल अप हो रहा हूँ। लेवल अप होने से मेरी हेल्थ बढ़ रही है, जबकि मैं अपने बाकी के स्टैट्स को पोशंस की मदद से पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टोर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वहाँ से चीजें खरीद सकता हूँ। जिन्हों कहता है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, मेरी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म होने वाली है, मैं वापस उसी डंजन में चला जाऊंगा।
मेरे पास 3 मिनट है अपने आप को तैयार करने के। वो अपना डैगर निकालता है और कहता है, मेरे पास रासा का डैगर है, लेकिन ये नाइट्स के सामने बिल्कुल बेकार है। मुझे एक अच्छा वेपन लेना होगा। जिन्हों जल्दी से अपने स्टोर को ओपन करता है और कहता है, मुझे इसमें देखना होगा कोई ऐसा वेपन जो कि नाइट्स के आर्मर के अंदर घुस जाए। वेपन्स की लिस्ट में सबसे नीचे 2,80,000 गोल्ड में उसे एक नाइट किलर डैगर मिलता है। जिन्हों जल्दी से उस डैगर को खरीद लेता है और कहता है, ये है तो थोड़ा महंगा, लेकिन ये काम का है। जिन्हों उस डैगर को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, इसके साथ अब मेरी फाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। साथ ही जिन्हों अपने स्टोर से एक बैंडेज खरीदता है और उस वेपन को अपने हाथ में बांध लेता है। जिन्हों कहता है, इग्रिस के साथ फाइट के दौरान मैंने अपने डैगर को खो दिया था। मैं नहीं चाहता कि नाइट्स के साथ फाइट के दौरान भी मेरा डैगर मेरे हाथ से छूट जाए। साथ ही जिन्हों इग्रिस के पास से मिलने वाले उस स्पेशल स्किल वाले रून को निकालता है जिसका नाम डोमिनेटेड टच होता है। जिन्हों कहता है, पता नहीं इससे मुझे कौन सा स्किल मिलेगा। लास्ट टाइम मुझे टाइशिक से इसी तरह का एक रैलिक मिला था, उसको तोड़ने पर मुझे स्टेल्थ मिली थी। पता नहीं इसको तोड़ने पर मुझे कौन सी स्पेशल एबिलिटी मिलेगी। जिन्हों जल्दी से उस रैलिक को तोड़ देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने डोमिनेटेड टच को सीख लिया है। ये एक ऐसा स्किल है जिसके लिए उसे माना की एनर्जी की जरूरत नहीं। एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बिना टच किए अपने पास बुला सकता है। उसी वक्त जिन्हों को याद आता है कि इग्रिस ने अपनी तलवार को बिना उसे टच किए अपने हाथ में वापस बुलाया था। जिन्हों जल्दी से अपने पास पड़ी हुई एक सेंटीपीड की लाश को अपने हाथ से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, तुम इतनी बड़ी आइटम को नहीं हिला सकते। और साथ ही पेनल्टी क्वेस्ट का टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है। जिन्हों कहता है, अब मैं बस इतनी ही तैयारी कर सकता हूँ, मुझे अब फाइट करना होगी। और फिर उसकी पेनल्टी क्वेस्ट खत्म हो जाती है और वो वापस उसी डंजन में आ जाता है। उसके सामने नाइट्स की एक पूरी आर्मी खड़ी होती है। जिन्हों कहता है, कुछ ही घंटों में ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप यानी कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट टाइम हमने देखा था जिन्हों जॉब चेंज की क्वेस्ट के दौरान मरने के बहुत ज्यादा करीब होता है। उसी वक्त वो पेनल्टी जोन में चला जाता है, जहाँ पर 4 घंटे गुजारने के बाद वो वापस से अपनी डंजन में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा नाइट्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। जिन्हों उनसे फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो नाइट्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जिन्हों पर अटैक करते हैं। लेकिन जिन्हों के पास एक नया डैगर है जो कि नाइट किलर है, जो कि उसने 2,80,000 गोल्ड का खरीदा है। जिन्हों अपने डैगर से उन नाइट्स को काटना शुरू कर देता है। अब जिन्हों के लिए उन नाइट्स को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो उनको गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। जिन्हों कहता है, ये ब्लेड तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। हालांकि आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से इनके साथ फाइट करने से तो बहुत ही अच्छा है। जिन्हों उनमें से काफी सारे नाइट्स को मार देता है। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, मैंने इतने ज्यादा नाइट्स को मारा, कोई भी विंडो ओपन नहीं हो रही, ना ही मुझे कहा जा रहा है कि मैं लेवल अप हो रहा हूँ। भाई यहाँ पर मसला क्या है, इनको मारने से मुझे लेवल अप क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जब मैं पेनल्टी जोन में था, सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को मारने पर भी मैं लेवल अप हुआ। फिर ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को मारने पर भी मैं लेवल अप हुआ। लेकिन इन सारे नाइट्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। साथ ही जिन्हों की नजर मैजिशियन पर पड़ती है। जिन्हों कहता है, ये मैजिक वाले नाइट्स पीछे खड़े होकर अपनी इंकैंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मुझ पर कोई भी अटैक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ नाइट्स मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तो फिर ये मैजिक वाले बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कौन सा मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये कोई शॉपिंग मैजिक है जिसकी वजह से मैं लेवल अप नहीं हो रहा। साथ ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है ये मैजिशियंस ही है जो कि इन नाइट्स को यहाँ पर बुला रहे हैं। इन्होंने पोर्टल को ओपन करके रखा हुआ है। इसका मतलब इस डंजन में मुझे सिर्फ इन मैजिशियन से मुकाबला करना है। इन नाइट्स को मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक ये मैजिशियन जिंदा है, ये इन नाइट्स को बुलाते रहेंगे। ये नाइट्स कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि ये तो आर्मी ऑफ डेड की तरह है। इनका मालिक कोई और है। मुझे इनके मास्टर को मारना होगा। अगर इनके मास्टर को मार दिया तो ये सारे हुडी खत्म हो जाएंगे। जिन्हों जल्दी से आगे बढ़ता है और एक मैजिशियन को ढूंढकर उसे मार देता है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुमने एक मैजिशियन को मार दिया है। साथ ही जिन्हों हवा में जंप करते हुए अपने डैगर को एक नाइट की तरफ फेंकता है, जिससे उस नाइट के पीसेस हो जाते हैं। और जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने एक और स्किल सीख लिया है, अपने डैगर को थ्रो करने का स्किल। जिन्हों कहता है, मुझे बाकी के सारे मैजिशियंस को भी ढूंढना होगा क्योंकि वो भी सारे स्टेल्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी स्टेल्थ इस्तेमाल करना होगी। और वो गायब हो जाता है। जिन्हों भी वही स्किल इस्तेमाल करता है जो कि मैजिशियंस ने इस्तेमाल करके उसको ढूंढा था। जिन्हों हम सबको ढूंढ लेता है। जिन्हों कहता है, क्योंकि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब अगर तुम्हें मैं मिल जाता हूँ तो तुम मुझे मिल जाओगे। जिन्हों एक पिलर के ऊपर चढ़ा होता है और कहता है, यहाँ पर टोटल 5 मैजिशियंस रह गए हैं जिन्हें मुझे मारना है। थोड़ी देर पहले जिन्हों ने अपने डैगर को एक नाइट की तरफ फेंका था। जिन्हों अपने स्पेशल स्किल जो कि डोमिनेटेड टच है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने डैगर को वापस अपने पास बुला लेता है।
उसका नाइफ जैसे ही उसके हाथ में आता है वो जंप करता हुआ एक और मैजिशियन की तरफ जाता है और उसको मार देता है और साथ ही विंडो ओपन होती है। तुमने एक और मैजिशियन को मार दिया है। जिन्हों कहता है अब सिर्फ 4 मैजिशियन रह गए हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले सारे नाइट्स को मारता हुआ सीधा उन मैजिशियंस की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्हों अपने रास्ते में आने वाले बहुत सारे नाइट्स को मारने के बाद उनके ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त एक नाइट पीछे की तरफ से आता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है जो कि जिन्हों के पेट के आर पार हो जाती है। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हुए अपने नाइफ से उसकी गर्दन उड़ा देता है, लेकिन इस लास्ट अटैक की वजह से जिन्हों काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्हों मैजिशियन से कहता है तुम लोग कितनी देर तक मुझसे बच पाओगे। फिर वो जल्दी से रास्ता क्लियर करते हुए एक और मैजिशियन तक पहुंच जाता है और उसको भी मार देता है। फिर जिन्हों कहता है अब सिर्फ 3 मैजिशियन रह गए हैं। वो तीनों मैजिशियन एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाते हैं और अपने मैजिक को कंबाइन करते हुए जितने भी नाइट्स बच जाते हैं उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा गोलम बना लेते हैं। जिन्हों क्योंकि मरे हुए नाइट्स के ऊपर खड़ा होता है इसलिए वो सारा डेढ़ बड़ा सा गोलम बन जाता है और जिन्हों उसके ऊपर खड़ा होता है। वो जल्दी से उसके ऊपर से नीचे उतर आता है। वो बड़ा सा गोलम जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से डॉज करते हुए दूसरी तरफ देखता है तो सामने तीनों मैजिशियन इकट्ठे खड़े होते हैं। जिन्हों कहता है इसका साइज तो बड़ा हो गया है लेकिन नंबर्स कम हो गए हैं। अब मैं आसानी से उन तीनों मैजिशियन तक पहुंच सकता हूँ। वो बड़ी ही तेजी के साथ उन तीनों मैजिशियन की तरफ आगे बढ़ता है और तीनों को एक एक करके मार देता है। बाकी के बचे हुए तीनों मैजिशियंस के मरते ही वो बड़ा सा गोलम भी खुद ही रुक जाता है क्योंकि वो सारे नाइट्स पपेट्स की तरह काम कर रहे होते हैं। वो सारे अपने आप रुक जाते हैं। जिनमें सुख का सांस लेता है और कहता है अगर ये तीनों मैजिशियन एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होते तो मुझे और भी ज्यादा टाइम लगना था। फिर वो ऊपर अपने टाइमर की तरफ देखता है। टोटल 4 घंटे और 29 मिनट होते हैं। जिन्हों कहता है क्या ये गेम खत्म हो गई। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने इस रूम में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। अब तुम्हारी क्वेस्ट खत्म होने वाली है। यहाँ पर तुमने जितने भी पॉइंट्स हासिल किए हैं उसी के बिना पर तुम अपने लिए एक जॉब चूज कर सकते हो। जिन्हों सोचता है क्योंकि मैं एक डैगर इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास स्टेल्थ मोड भी है तो मुझे एक असैसिन की जॉब ही चूज करनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम अपने आप जॉब चूज नहीं कर सकते। अपनी फाइटिंग के दौरान तुमने जितने भी स्किल्स दिखाए हैं उन्हें एनालाइज करने के बाद हम तुम्हें एक जॉब देंगे। जिन्हों मुझे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या बात हुई। मैं अपने आप अपनी क्लास भी नहीं चुन सकता। जिन्हों सोचता है मैंने अपने सारे स्टैट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया है। मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स को एनालाइज करने के बाद ये सिस्टम मुझे वॉरियर या फिर असैसिन की जॉब ही देगा। इसके अलावा मेरी शील्ड और वाइटैलिटी भी काफी अच्छी है या फिर मुझे टैंक की जॉब भी दी जा सकती है। इन्हीं तीनों में से मुझे कोई जॉब मिलेगी। चाहे इन तीनों में से कोई भी जॉब हो मैं स्ट्रॉन्ग ही बनने वाला हूँ। जिन्हों के पास विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है जिसमें उसे बहुत कुछ कहा जाता है। जैसे कि उसे कहा जाता है जहाँ भी प्लेयर जाएगा रीपर उसे वहाँ पर फॉलो करेगा। प्लेयर जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ पर लाशों का ढेर होगा और ब्लड होगा। प्लेयर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि वो सभी कुछ अकेले करेगा। उसे अपने टीममेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हों कहता है जो कुछ ये कह रहा है उसके मुताबिक मुझे लगता है मुझे एक वॉरियर की जॉब मिलने वाली है। उसी वक्त जिन्हों के पास एक और बड़ी विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है आज के बाद तुम्हें अपने टीममेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें स्ट्रेंथ को हासिल करने की ख्वाहिश थी। अब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम वैली ऑफ डेड से अपने लिए डेड सोल्जर्स और आर्मी ऑफ डेड को बुला सकोगे। सारी आर्मी ऑफ डेड तुम्हारी कमांड्स को मानेगी। तुम उनके मास्टर होगे। वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें किसी भी दूसरे टीममेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आर्मी ऑफ डेड इसका क्या मतलब है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और साथ ही जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे इसकी जॉब के बारे में बताया जाता है। जिन्हों उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे ये जॉब कैसे मिल सकती है। जिन्हों को जो जॉब मिलती है उसका टाइटल होता है नेक्रोमैंसर यानी कि एक मैजिशियन जो कि मरे हुओं को जिंदा करके अपनी एक आर्मी क्रिएट कर सकता है। जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तो अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक स्टैट्स को जरा भी नहीं छुआ तो फिर मुझे एक नेक्रोमैंसर की जॉब क्यों दी जा रही है। जिन्हों बताता है एक नेक्रोमैंसर मैजिशियन की सब क्लास है। एक ऐसा नेक्रोमैंसर एक ऐसा मास्टर जो कि आर्मी ऑफ डेड को कंट्रोल करता है। जिन्हों कहता है मैंने हंटर्स में कभी इस क्लास के बारे में नहीं सुना। हंटर्स में कोई भी नेक्रोमैंसर नहीं होता लेकिन मैंने बहुत सारी गेम्स और कहानियों में सुन रखा है। नेक्रोमैंसर्स खुद फाइट नहीं करते। वो अपनी आर्मी और अपने चेलों को आगे भेजते हैं फाइट करने के लिए जबकि वो पीछे खड़े रहते हैं। जिन्हों कहता है जब मैं हंटर बना था और मैं एक ई रैंक का हंटर रजिस्टर हुआ था तब मुझे बताया गया था मैं एक फाइटिंग टाइप हूँ। जब से मैंने डंजन में जाना शुरू किया है मैं हमेशा से डैगर और तलवार का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मेरे सारे स्किल्स असैसिन या फिर फाइटिंग टाइप के हैं। फिर मुझे एक नेक्रोमैंसर क्यों बनाया गया। जिन्हों अपने आप से कहता है मुझे शांत रहना है। अगर सिस्टम मुझे इस तरह की जॉब दे रहा है तो इसका मतलब ये पावरफुल होगी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई अगर मैं अपनी एक आर्मी बना लेता हूँ तो क्या लेवल अप होने से मेरी आर्मी भी लेवल अप होगी तो फिर मुझे अपने स्टैट्स को बढ़ाने का क्या फायदा अगर मैं पीछे रहकर सिर्फ कमांड ही देता रहूंगा। इससे जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी जॉब को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिफ्यूज करना चाहोगे। जिन्हों कहता है
अगर मेरे पास कोई चॉइस है तो फिर मुझे इसे डिक्लाइन करना होगा। क्या पता फ्यूचर में मुझे कोई और अच्छी जॉब मिल जाए। जिन्हों सिस्टम से कहता है मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, सिस्टम उसे कहता है नेक्रोमैंसर एक हिडन जॉब है, क्या तुम्हें वाकई में ये जॉब नहीं चाहिए? जिन्हों कहता है हिडन क्लास के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। कुछ ऐसे भी हंटर्स हैं जो कि हीलर्स नहीं होते लेकिन अपने लिए मैजिकल डी बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के एस रैंक के मास्टर के बारे में सुना है कि वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है। ऐसे तमाम हंटर्स जिनके पास यूनिक एबिलिटीज होती है उन सबको बड़े गिल्ड्स अपने लिए हायर करते हैं और उनके पास बहुत ही अच्छी जॉब्स होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या इस हिडन जॉब का मतलब है मेरे पास भी कोई यूनिक एबिलिटी आ जाएगी? क्या मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा? जिन्हों कहता है वैसे मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जबकि मुझे ये फ्री में मिल रहा है। एक नेक्रोमैंसर बनकर भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकता हूँ। साथ ही जिन्हों मैजिशियंस की तरफ देखता है कहता है मुझे लगता है कि ये भी नेक्रोमैंसर है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सिस्टम मुझे दिखाना चाहता है कि नेक्रोमैंसी ऐसे काम करती है। मेरे पास तो फाइटिंग एबिलिटीज भी है लेकिन मैजिशियंस के पास नहीं थी। अगर मेरे पास फाइटिंग एबिलिटीज है तो फिर तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। एक ऐसा मैजिशियन जिसके पास अपनी आर्मी ऑफ डेड हो और उसके पास अपनी फाइटिंग एबिलिटीज भी हो, वो तो एक बी रैंक की डंजन या फिर ए रैंक की डंजन को आसानी से क्लियर कर सकता है। जिन्हों नेक्रोमैंसर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है उसी के साथ जिन्हों के पास एक और विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने आज यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स कमाए हैं उन सब को एनालाइज करने के बाद तुम्हें प्रमोट किया जा सकता है। और साथ ही उसके पास विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसे कहा जाता है तुम्हें जितना टाइम रिक्वायर था तुमने उससे ज्यादा टाइम के लिए गेम को खेला है, इसके पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। तुमने अपने हार्ट स्टोन को इस्तेमाल नहीं किया, इसके पॉइंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। गेम के एंड होने पर तुम्हारी हेल्थ 50% से ज्यादा थी, तुम्हारे पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि तुमने सारे के सारे एनिमीज को मार डाला है, इसलिए इसके पॉइंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। नेक्रोमैंसर की जॉब के लिए जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे तुम्हारे टोटल पॉइंट्स उससे बहुत ज्यादा है। और साथ ही ब्लैक शैडो जिन्हों की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम नेक्रोमैंसर से एक शैडो लॉर्ड बन गए हो, यानी तुम्हें इंस्टेंट प्रमोशन दी गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शैडो लॉर्ड क्या कर सकता है और उसके पास कौन से स्किल्स और एबिलिटीज हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। एक बात की समझ नहीं आती, मेरी वीडियो पर 20,000 से 30,000 व्यूज आते हैं लेकिन इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आते। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आती है और आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दिया करें। क्या पता एक दिन लेवल अप होकर मेरी वीडियो भी रैंकिंग में चली जाए। तो आज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था जिन्हों को पहले नेक्रोमैंसर की जॉब दी जाती है लेकिन जब उसके पॉइंट्स गिने जाते हैं तो उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसे इंस्टेंट प्रमोशन मिलती है और वो एक शैडो लॉर्ड बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि उसके शैडो लॉर्ड की कौन सी एबिलिटीज है और कौन सी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। शैडो लॉर्ड बनते ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने इस जॉब के सारे स्किल्स को सीख लिया है और साथ में तुम्हें बोनस के स्टेटस पॉइंट भी मिले हैं और साथ में उसे एक और टाइटल भी दिया जाता है। जैसा कि उसके पास पहले से एक टाइटल है जो कि वुल्फ स्लेयर है, उसका नया टाइटल ये होता है द वन हु ओवरकम एडवर्सरी। जिन्हों कहता है ये तो बहुत ही कमाल हो गया, अभी अभी मैं एक नेक्रोमैंसर बना था और अपने पॉइंट्स की वजह से मुझे प्रमोशन मिल गई। बिल्कुल एक वॉरियर की तरह जो कि एक मॉन्स्टर बन सकता है, एक नाइट की तरह जो कि एक स्वर्ड मास्टर बन सकता है और एक मैजिशियन की तरह जो कि एक ग्रैंड मैजिशियन बन सकता है। अगर मुझे वो सारे बोनस पॉइंट्स नहीं मिलते तो मुझे कुछ अर्सा के लिए नेक्रोमैंसर ही बने रहना था। साथ ही जिन्हों कहता है मुझे कुछ चीहों की आवाज आ रही है जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में है। उसके सामने जितने भी नाइट्स की लाशें पड़ी होती हैं उनके ऊपर विंडोज ओपन होती है और कहा जाता है तुम इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आज के बाद जिन्हों जिसको भी मारेगा उसके ऊपर विंडो ओपन होगी कि जिन्हों उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर नहीं। जिन्हों कहता है इसी को तो नेक्रोमैंसी कहते हैं। इसका मतलब मैं डेड बॉडीज को अपने लिए शैडोज बनाकर रख सकता हूँ और जब चाहे उनकी आर्मी को बुला सकता हूँ। साथ ही जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अपने लिए एक कमांड फ्रेज चूज करो, यानी कि एक ऐसा लफ्ज बोलो जिससे सामने पड़ी हुई डेड बॉडीज में से शैडो निकल आए। जिन्हों थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अराइज, यानी कि जागो। जैसे जिन्हों जागो का लफ्ज कहता है उसके सामने जितने भी नाइट्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं उनमें से शैडोज निकलना शुरू हो जाती हैं और जिन्हों के सामने एक शैडोज की आर्मी खड़ी हो जाती है जो कि शैडो नाइट्स होते हैं। जिन्हों पहले तो देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। और यहाँ पर दो स्किल्स मेंशन किए जाते हैं, एक शैडो एक्सट्रैक्शन है जो कि अभी लेवल 1 पर है, यानी जिन्हों के सामने जिस भी डेड बॉडी के ऊपर विंडो ओपन होगी
जिन्हों उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन शैडो सेव करने का होता है, यानी कि वो अपने पास कुछ शैडोज को सेव कर सकता है जिनको वो कमांड देकर जब चाहे बुला सकता है। जिन्हों से देखकर होश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं जितनी भी डेड बॉडीज होंगी उन सबको अपनी आर्मी के तौर पर रख सकता हूँ। जिन्हों अपने स्टैट्स में देखता है तो उसके पास टोटल 27 नाइट्स होते हैं, जबकि 3 मैजिशियंस होते हैं जो कि शैडो बनकर उसके पास हैं। जिन्हों कहता है, मैं 30 शैडोज को एक साथ बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 20 को ही सेव कर सकता हूँ। उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन पर लिमिट होती है, यानी वो सिर्फ 30 डेड बॉडीज को ही शैडो बना सकता है और सिर्फ उनमें से 20 को ही अपने पास सेव रख सकता है। जिन्हों साथ ही सोचता है, अगर मुझे किसी एस रैंक के हंटर या फिर ए रैंक के हंटर की डेड बॉडी मिल जाए जिसे मैं शैडो बनाकर अपने पास रख लूं, मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। साथ ही उसकी नजर कमांडर इग्रिस पर पड़ती है। इग्रिस के ऊपर भी लिखा होता है कि तुम इसकी बॉडी से शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जिन्हों कहता है, इग्रिस तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये मेरी आर्मी ऑफ डेड में मिल जाए तो मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। साथ ही जिन्हों के पास एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, अगर तुम्हें एक और शैडो को एक्सट्रैक्ट करना है तो तुम्हें पहले वाले शैडोज में से कुछ शैडोज को वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में भेजना होगा। जिन्हों आगे बढ़ता है और अपने एक शैडो पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे अपने सबसे कमजोर 11 को खत्म करना होगा। जिन्हों उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया और अब मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। साथ ही जिन्हों कहता है, 11 नाइट्स के शैडोज को नथिंगनेस में भेज दो। जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, जितने भी शैडोज को तुम कैंसिल कर दोगे वो वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में चले जाएंगे और तुम्हें दोबारा कॉल नहीं कर सकते। जिन्हों थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो इग्रिस की तरफ चला जाता है। जिन्हों जाकर इग्रिस के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर इस बंदे का शैडो मेरा सर्वेंट बन जाए तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जिन्हों से कहता है, जागो। इग्रिस की बॉडी में से थोड़ा सा शैडो निकलता है, लेकिन साथ ही उसकी एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाती है। जिन्हों से कहा जाता है, तुम इसका शैडो निकालने में फेल हो गए हो और साथ ही उसे बताया जाता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चांसेस बचे हैं इसका शैडो निकालने के लिए। एक डेड बॉडी से शैडो निकालने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही चांसेस होंगे। जिन्हों कहता है, ये तो बहुत ही बुरा है, किसी की डेड बॉडी से शैडो को निकालना उसकी डेथ के टाइम और उसकी पावर पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये भी देखना होगा। और साथ में इसको मरे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, इसका शैडो निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिन्हों फिर से शैडो एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है और उसे कहा जाता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस बचा है। फिर जिन्हों उसके सामने प्यार से हाथ करता है और उसे कहता है, अब तुम्हें एक एम्प्टी थ्रोन को प्रोटेक्ट करना बंद करना होगा। उस थ्रोन पर कोई भी किंग नहीं बैठा हुआ, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। साथ ही जिन्हों बड़े ही प्यार के साथ उसे कहता है, जागो। और रेड कमांडर इग्रिस की बॉडी से उसका शैडो निकलना शुरू हो जाता है। जिन्हों पहले हल्का सा मुस्कुराता है और फिर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मेरे हाथ में तो एक पावर हाउस लग गया है, इसका नाम ब्लड रेड इग्रिस होगा। लेकिन जैसे ही वो उसका ब्लैक कलर देखता है, जिन्हों कहता है, नहीं, इसका नाम सिर्फ इग्रिस होगा। साथ ही जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, इस शैडो का लेवल 7 है, जो भी शैडो जिसका लेवल ज्यादा होगा तुम उसे अपना नाम दे सकते हो। जिन्हों उसे इग्रिस का नाम देता है और साथ ही एक बड़ा सा इग्रिस जिन्हों के सामने खड़ा होता है, जो कि एक शैडो फॉर्म में है। और जिन्हों की स्टैट विंडो दिखाई जाती है। जिन्हों का लेवल 51 पर पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 132 पे है और उसके पास बहुत सारे स्पेशल स्किल्स भी आ चुके हैं। जिन्हों सामने खड़ा होता है, इग्रिस उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है, जैसे एक गुलाम अपने किंग के सामने घुटने टेक देता है। साथ ही जिन्हों अपने बाकी की आर्मी की तरफ देखता है, वो सभी अपने घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं। जिन्हों हंसते हुए उन सबसे कहता है, मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में जिन्हों उस डंजन में से बाहर निकल आता है और सुबह का वक्त हो चुका होता है। जिन्हों सीधा जाकर अपने घर में सो जाता है। उसकी बहन स्कूल से कॉल करती है और उसे कहती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जिन्हों से कहता है, हाँ, मैं रात तक काम करता रहा, इस वजह मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है, क्या तुमने टाइम देखा है, क्या टाइम हुआ है? जिन्हों से कहता है, क्या टाइम हुआ है? उसकी बहन उसे कहती है, 2 बज चुके हैं। जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों से कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं, आज तुम्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल आना है? जिन्हों से कहता है, मुझे किस वक्त पहुंचना है? जिन्हों से कहती है 5 बजे। जिन्हों से कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं जल्दी से वहाँ पर आता हूँ। उसकी बहन उसे कहती है, स्कूल के बाहर आते ही मुझे कॉल करना। जिन्हों को जो भी कपड़े मिलते हैं वो पहन कर बाहर निकल आता है। जिन्हों कहता है, अगर मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनता तो ज्यादा अच्छा रहता, आफ्टर ऑल मैं अपनी सिस्टर के टीचर से मिलने वाला हूँ। जिन्हों सीधा बैंक चला जाता है। बैंक पर कैशियर उसे कहती है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जिन्हों से कहता है, मुझे अपना नया डेबिट कार्ड चाहिए और मुझे अपने बैंक स्टेटस को भी देखना है। जिन्हों उस लड़की को अपनी बैंक बुक देता है। वो लड़की उस पर लिखी हुई रकम को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस पर 1.4 बिलियन लिखा होता है। वो लड़की कहती है, ये तो बहुत ज्यादा यंग है, इसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? वो लड़की जिन्हों से कहती है, सर आप कौन सी जॉब करते हैं? जिन्हों से कहता है, मैं एक हंटर हूँ। वो लड़की सोचती है, मैंने सुना था कि हंटर्स बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं, इस लड़के का रैंक बहुत ज्यादा हाई होगा, इसीलिए इसके पास इतना ज्यादा पैसा है। वो लड़की जल्दी से अपने पास से पेपर्स निकालती है और जिन्हों से कहती है,
हमारे बैंक ने एक VIP सर्विस स्टार्ट की है, क्या आप हमारे बैंक की सर्विस को खरीदना चाहेंगे? जिन्हों से कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जिन्हों बैंक से कुछ पैसे निकलवाता है और अपने लिए एक नया सूट खरीदता है और स्कूल चला जाता है। उसकी बहन उसे देखकर बुरा समूह बनाकर कहती है, क्या तुम वाकई में जिन्हों हो? जिन्हों से कहता है, क्या तुमने अपने भाई को पहले कभी नहीं देखा? जिन्ना उससे कहती है, अरे लोग इस तरह कैसे बदल सकते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बदल गए हो। उसका भाई उसे कहता है, मैं तुम्हारे टीचर से मिलने वाला हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट पहनकर या फिर स्लीपर्स पहनकर उनके सामने बैठ जाऊँ? जिना जिन्हों को लेकर जैसे स्कूल में दाखिल होती है, सारी लड़कियां जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, जैसे उनके स्कूल में कोई सुपरस्टार आ गया हो। वो सारी लड़कियां बातें कर रही होती है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, कहीं ये हमारे स्कूल का कोई नया प्रोफेसर तो नहीं। लेकिन जिना इसके साथ क्या कर रही है, कहीं ये इसका भाई तो नहीं। जिना जिन्हों से कहती है, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी स्कूल की सबसे क्यूट लड़की से तुम्हें मिलवा सकती हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिन्हों उसके गाल को खींचते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? फिर जिन्हों सीधा स्टाफ रूम में चला जाता है जहाँ पर टीचर बैठी होती है। टीचर उससे कहती है, तुम जिना के भाई हो, मैं उसकी टीचर हूँ। टीचर भी उसे देखकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि जिना का भाई इतना ज्यादा कूल है। जिन्हों उस टीचर को देखकर ये सोच रहा होता है, हालांकि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन इस टीचर को मैंने पहले कभी नहीं देखा। टीचर उसे कहती है, आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। टीचर जिन्हों से कहती है, तुम्हें अपनी बहन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके स्कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और उसकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा बेहतर है। वो हमारी स्कूल की एक मॉडल स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। टीचर जिन्हों से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन एक मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है, वो फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती है? जिन्हों टीचर से कहता है, जी मुझे इस बारे में पता है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, मैं भी उसकी पूरी सपोर्ट करूंगा। वो जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे मैं उसे एडमिशन लेकर दूंगा। टीचर उसे कहती है, चलो ठीक है। साथ ही वो उससे कहती है, मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, तब क्या होगा अगर तुम्हारी बहन के अंदर भी हंटर्स वाली एबिलिटीज जाग जाती हैं, क्या तुम उसे हंटर का काम करने दोगे? जिन्हों टीचर से साफ कह देता है, नहीं मैं उसे कभी भी नहीं करने दूंगा। टीचर उसे कहती है, मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कहोगे। टीचर उसे कहती है, मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे स्कूल की एक लड़की है जो कि रिसेंटली हंटर बनी है। उसने स्कूल आना छोड़ दिया है और वो क्लासेस भी अटेंड नहीं करती। वो हंटर का काम करने के लिए कई बार चली जाती है। मैं उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर वो लड़की जल्दी ही वापस नहीं आती तो हमारी स्कूल की कमेटी को कोई एक्शन लेना होगा और बाकी सब लड़कियों पर नजर रखनी होगी। मुझे उस लड़की के हंटर के काम से कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम वो ग्रेजुएशन तो मुकम्मल कर ले। जिन्हों टीचर से पूछता है, आखिर उस लड़की का हंटर रैंक कौन सा है? टीचर उसे कहती है, सबसे लोएस्ट रैंक है, ई रैंक। जिन्हों सोचता है, ई रैंक की हंटर जो कि एक स्कूल गर्ल है, वो आज या कल डंजन के अंदर मारी जाएगी। टीचर जिन्हों से कहती है, अगर तुम्हें इस बात से कोई मसला ना हो तो मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर एक फेवर करो। असल में वो लड़की तुम्हारी बहन जिन्ना की दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसके साथ बात करो और उसे कहो कि अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले। जिन्हों उससे कहता है, उस स्टूडेंट का नाम क्या है? टीचर उसे कहती है, उस स्टूडेंट का नाम हान सोंग है। हान सोंग का नाम सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हान सोंग वही लड़की है जो कि जिन्हों की पर्सनल अटैक फोर्स में है। पिछली एपिसोड में आपको याद होगा कि इनकी अटैक फोर्स में एक स्कूल गर्ल भी है और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 23 के साथ। लेवल अप की स्टोरी दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ये वाली एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा जिन्हों अपनी बहन के स्कूल में जाता है जहाँ पर टीचर उसे बताती है, हमारी स्कूल की एक लड़की है जो कि हंटर बन गई है और उसने स्कूल आना छोड़ दिया है, जबकि वो किसी पार्टी के साथ हंटिंग के लिए जाती है। जिन्हों स्कूल गर्ल का नाम सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्कूल गर्ल इन्हीं की पार्टी को ज्वाइन करके इनके साथ जाती है। जिन्हों स्कूल से बाहर निकलता है और कहता है, कोरिया तो बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ पर तो लोग अक्सर मिल जाया करते हैं। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे वो लड़की मिलती है जिसका नाम हान सोंग है। हान सोंग भी उसे देखकर कहती है, मिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं वो हंटर तुम तो नहीं जिसे मेरी टीचर चाहती थी कि मैं उसके साथ मिलूं? क्या तुम टीचर की तरफ से मुझे एडवाइस करने के लिए आए हो? जिन्हों अपने मोबाइल में जिना की पिक्चर निकालता है और हान सोंग से कहता है, क्या तुम मेरी बहन की दोस्त हो? हान सोंग उसे कहती है, ये तो जिना है, क्या तुम जिना के भाई हो? मैं एक बार तुम्हारी बहन के साथ हॉस्पिटल तुम्हें देखने के लिए भी आई थी, लेकिन तुम्हें देखा नहीं था, बाहर ही खड़ी रही थी। हान सोंग जिन्हों से कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने मेरे खिलाफ कौन सी बातें की हैं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं स्कूल वापस नहीं आने वाली, मुझे हंटर बनना है। जिन्हों हान सोंग से कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो, नॉर्मल अटैक्स मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं करते, तुम्हें अपने लिए एक वेपन खरीदना होगा और वेपन बहुत ज्यादा महंगा होता है। तुम एक वेपन खरीद भी लेती हो तो तुम उससे सिर्फ 2-4 बार ही मॉन्स्टर्स को मार पाओगी, फिर तुम्हें एक नया वेपन खरीदना होगा। इस बिजनेस में तुम्हें जरा भी फायदा नहीं होगा।
कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि तुम मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से ही मार सकती हो? तुम्हें क्या लगता है हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेने से तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं तो इसका मतलब तुम डंजन्स के अंदर जाने के काबिल हो गई हो? हानसोंग जिन्हू से कहती है तुम अपना लेक्चर बंद करो, मुझे पता है कि तुम भी एक ई रैंक की हंटर हो। जिन्हू सोचता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो बोलने भी नहीं दे रही, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जिन्हू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहने के लिए नहीं आया कि तुम्हें एक हंटर का काम नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करते जब तक कि उसे अपनी आंखों से न देख लें। हानसोंग जिन्हू से कहती है अब इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम मुझे एडवाइस करने के लिए नहीं आए तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिन्हू से कहता है मैं तुम्हें एक फुल फ्लेज हंटर बनाने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का होता है। जहाज के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही एस रैंक का हीरो डांगसू नीचे उतरता है और कहता है कोरिया का एटमॉस्फेयर तो अभी भी वैसा ही है। डांगसू कहता है वैसे तो मेरा प्लान 2 हफ्ते के बाद का था, लेकिन मुझे जल्दी ही आना पड़ गया। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन के हेड मिस्टर वूजिन वहाँ पर आते हैं। डांगसू उसे देखकर कहता है तो तुम भी यहाँ पर आए हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं मैं मॉनिटरिंग डिवीजन से हूँ, मेरा काम हंटर्स को ऑब्जर्व करना है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भी आया हूँ। कोरिया में हमेशा से एक एस रैंक के हंटर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है और तुम्हें भी दिया जाएगा। डांगसू आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो क्या तुम अब भी मॉनिटरिंग डिवीजन में काम कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम अब भी उस बूढ़े चेयरमैन गन ही के राइट आर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसकी लेफ्ट आर्म को काट देता और फिर उसे अपनी राइट आर्म पर ही भरोसा करना पड़ता और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेता। मिस्टर वूजिन उससे पूछते हैं तुम यहाँ कोरिया में कितना अर्सा रुकने वाले हो? डांगसू से कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकने वाला, जैसे ही मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर कौन सा बिजनेस है? तुम कोरिया को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में चले गए, यहाँ पर तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। कहीं तुम्हारा वो बिजनेस एक डी रैंक की हंटर जिन्हो और एक ई रैंक की हंटर जिन्हो के साथ तो नहीं है? डांगसू वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम मॉनिटरिंग डिवीजन से हो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? साथ ही डांगसू हंसते हुए फिर से उसे कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक सको? जो वूजिन उसे कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसी वक्त तो नॉर्मल बंदे एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे थे और कहते हैं अचानक मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है? पहले तो कभी जहाज से उतरने पर ऐसा महसूस नहीं हुआ, असल में वो डांगसू की पावर का प्रेशर होता है। डांगसू आगे बढ़ता है और वूजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्यों ना तुम उस बूढ़े घुसर को छोड़कर स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ अमेरिका आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ से ज्यादा अच्छी सैलरी देंगे। वूजिन सोचता है इसका भाई जिसका नाम डांगसुक था उसके ऊपर बहुत सारे कमजोर ई रैंक या डी रैंक के हंटर्स को मारने का इल्जाम था, लेकिन हम लोग कभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, सिर्फ इस एस रैंक के हंटर डांगसू की वजह से, जो कि उसका छोटा भाई है। न सिर्फ मॉनिटरिंग डिवीजन बल्कि बड़े बड़े हंटर्स भी इसके नाम से डरते हैं। नेक्स्ट सीन एक ऐसे एरिया का होता है जहाँ पर एक डंजन ओपन होती है। असल में वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले अपने नए रिक्रूट किए हुए साथियों को एक सी रैंक की डंजन के अंदर एक्सपीरियंस के लिए लेकर जाते हैं। जिन्हू हानसोंग को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिपार्टमेंट के मैनेजर, उनका नाम मिस्टर आन है। उनको आपने पिछली एपिसोड में देखा था, जो कि जिन्हू को रिक्रूट करने के लिए गए थे। वो जिन्हू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर आन का असिस्टेंट भी उनके साथ ही होता है। मैनेजर आन भी उस लड़की को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम तो वही स्कूल वाली लड़की हो। मैनेजर आन सोचते हैं ये लड़की तो एक ई रैंक की हंटर है, आखिर जिन्हू इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? लेकिन चलो, क्योंकि इसमें जिन्हू इन्वॉल्व है, मुझे तो इस केस को हैंडल करना ही था। थोड़ी देर पहले मुझे जिन्हू की कॉल आई थी। जिन्हू ने मुझे कहा था कि वो हमारी ट्रेनिंग को देखना चाहता है एक डंजन के अंदर कि हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं। मुझे लगता है कि जिन्हू को हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो रही है। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट जिन्हू की तरफ से है जिसे मैं अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बिना किसी वजह के मान लिया। मुझे लगता है कि अगर ये हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को देखकर खुश हुआ तो ये हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा। मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि ये खुश हो जाए और इसे हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो। मैनेजर आन उनको सारी डिटेल्स बताते हैं और कहते हैं इस एरिया के ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा डंजन्स ओपन होती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता। यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है। हम अपने सारे नए रिक्रूट्स को इसी डंजन के अंदर लेकर जाएंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से एक ए रैंक का हंटर होता है। वो उनसे कहता है अपनी बातें बंद करो, 9 बज चुके हैं, चलो डंजन के अंदर चलते हैं। हम यहाँ पर किसी पिकनिक के लिए नहीं आए। उसने एक बड़ा सा आर्मर पहना होता है और साथ उसके पास एक बड़ी सी शील्ड भी होती है। जिन्हों मैनेजर आन से पूछता है ये बंदा कौन है? मैनेजर आन से कहते हैं ये एक ए रैंक का हंटर है। वैसे ये भी हमारा एक नया रिक्रूट है, लेकिन जब इसे पता चला कि मैंने तुम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर ई रैंक के हो, इसी वजह से।
मेंजरान जिन्हों को बताते हैं ये एक ए रैंक का हंटर है और ये एक टैंक टाइप हंटर है और इसका नाम किम चुल है। हमारे गिल्ड की तरफ से टोटल 14 हंटर जा रहे हैं, जिनमें एक ए रैंक का हंटर है, 7 बी रैंक के हंटर हैं और 4 सी रैंक के हंटर हैं। तुम्हें इतने सारे बी रैंक के हंटर्स को देखकर लग रहा होगा इनके सामने तो सी रैंक की डंजन कुछ भी नहीं, लेकिन ये सारे अभी न्यूली रिक्रूटेड हैं, इसलिए इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहली बार आज सी रैंक की डंजन में जा रहे हैं, जबकि जिन्हों सोच रहा होता है एक ए रैंक का हंटर और 7 बी रैंक के हंटर, इससे तो डंजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर हांसो को सिखाने के लिए लाया था एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है। साथ ही जिन्हों कहता है चलो ये भी अच्छा है, हांसो को पता चलेगा कि एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है बाकी रैंक्स के हंटर के सामने। लेकिन हांसो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और जिन्हों से कहती है हम लोग कब डंजन के अंदर जाएंगे। मेंजर आन का असिस्टेंट आगे बढ़ता है और जिन्हों से कहता है अब जबकि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम साइड पर खड़े रहकर बस देखो, क्योंकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। बाकी के हंटर्स को एक्सपीरियंस लेने दो। हांसुन डंजन के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जिन्हों से कहती है मिस्टर क्या आप नहीं आ रहे। जिन्हों से कहता है तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हांसुन पहले अंदर चली जाती है, जिन्हों भी पीछे से अंदर दाखिल होता है। उसी वक्त जिन्हों को कुछ अजीब महसूस होता है। मेंजर आन और उसका असिस्टेंट वो भी जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उन्हें भी कुछ अजीब महसूस होता है। मेंजर कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तो एनर्जी वेव्स बह रही है, मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा गलत है। मेंजर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इवल सेंसेशन है, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मेंजर और उनका असिस्टेंट वो दोनों भी अंदर कम्प्लीटली दाखिल नहीं हुए होते, वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। जिन्हों अपना मुंह बाहर निकालता है कहता है जल्दी से मेन अटैक फोर्स को कॉल करो और साथ ही डंजन का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। जिन्हों भी उन सारे हंटर्स के साथ अंदर खींचा चला जाता है, जबकि मेंजर आन और उसका असिस्टेंट बाहर रह जाते हैं। असिस्टेंट मेंजर से कहता है मेंजर अब हम क्या करेंगे। जिन्हों भी इस रेड गेट के अंदर रह गया है। मेंजर जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं मेन अटैक फोर्स को बुलाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपने गिल्ड मास्टर को कॉल करना होगी। मेंजर जल्दी से कॉल करते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं यहाँ पर एक रेड गेट ओपन हुआ है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर एक एस रैंक की हंटर है, वो उसे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सी रैंक की डंजन के अंदर रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है। गिल्ड मास्टर उसे कहते हैं अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर तो मुझे खुद वहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर पहली बार व्हाइट टाइगर के मास्टर को दिखाते हैं जिनका नाम यूनहू है और वो भी एक एस रैंक के हंटर है। नेक्स्ट सीन लोड का होता है जहाँ पर एक कार चलती हुई आ रही होती है जिसके अंदर डांसू और वूजिन बैठे हैं। डांसू मिस्टर वूजिन से कहता है तुम्हारी कार तो बहुत ही अच्छी है। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं एक एस रैंक के हंटर के सामने इस तरह की कार तो बिल्कुल बेकार है, मुझे माफ करना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं लेकर आ सका। डांसू से कहता है जितनी स्पीड पर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो इससे ज्यादा तो मेरी रनिंग स्पीड है। और साथ ही मिस्टर वूजिन की गाड़ी की स्पीड दिखाते हैं जो कि 90 से अब जारी होती है। डांसू मिस्टर वूजिन से पूछता है मेरे भाई का फ्यूनरल कैसा रहा। वूजिन उसे कहता है हम लोग उसकी बॉडी को नहीं निकाल सके क्योंकि डंजन का गेट बंद हो गया था, अगर तुम चाहो तो तुम उस जगह को विजिट कर सकते हो। डांसू से कहता है मुझे मरे हुए लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस उसकी बाकी की चीजें चाहिए जो उसने रखी हुई है। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं तो फिर तुम कहाँ जाना चाहोगे। डांसू से कहता है मैं एक हंटर हूँ, मुझे एक डंजन के अंदर जाना है क्योंकि मुझे वो लोग डंजन में ही मिलेंगे क्योंकि हंटर्स में से डंजन में ही होते हैं। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं लेकिन कोरिया में तो बहुत सारे गेट्स हैं, आए तुम उन दोनों को कहाँ ढूंढोगे। डांसू अपना मोबाइल निकालता और कहता है हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, आजकल कोई भी कहीं पर छुपा नहीं रह सकता। ई रैंक का हंटर संग जिनवू अभी एक डंजन के अंदर गया है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डंजन के अंदर के रूल्स बाहर की दुनिया के रूल्स से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। डंजन के अंदर अगर मैं उनको जिंदा गाड़ देता हूँ या फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है और न ही तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत है। मिस्टर वूजिन उसे कहती है ठीक है मैं समझ गया और यहीं पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 24 के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक सी रैंक की डंजन जिसके अंदर एक रेड गेट ओपन होता है। जिन्हों व्हाइट टाइगर गिल्ड की टीम के साथ उसी रेड गेट के अंदर फंस जाता है, जबकि एस रैंक का हंटर डांगसू भी उसी तरफ आ रहा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में रेड गेट के अंदर का सीन दिखाते हैं। वो सारे लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पर एक बर्फ वाला इलाका होता है। वो सारे हंटर्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये तो एक डंजन की तरह नहीं लग रहा। और साथ ही डंजन का गेट भी गायब हो गया है। जिन्हों भी महसूस करने की कोशिश करता है। जिन्हों कहता है मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, मुझे लगता है शायद उस गेट ने हमें किसी और जगह पर पहुंचा दिया है। हांसोन जो कि पहली बार एक डंजन के अंदर आई है वो जिन्हों से कहती है क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्या हम लोग एक डंजन के अंदर नहीं है।
उसी वक्त सामने से 2 आइस एरो यानी कि बर्फ के बने हुए 2 तीर उड़ते हुए इनकी तरफ आते हैं। एक तीर का निशाना हान सोंग होती है, लेकिन उस तीर को जिन्हों पकड़ लेता है, जबकि दूसरा तीर एक हंटर के चेहरे पर आकर लगता है और वो मर जाता है। बाकी के सारे हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो दरख्तों के ऊपर एल्व्स खड़े होते हैं। जिन्हों भी उनकी तरफ देखता है और कहता है वो तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर खड़े हैं, इसीलिए मैं उनको महसूस नहीं कर पाया। और यहीं पर आइस एल्व्स के बारे में बताया जाता है कि जो लोग आइस एल्व्स से पहली बार मिलते हैं वो उन्हें आइस एल्व्स ही कहते हैं, लेकिन ऐसे हंटर्स जो इनका सामना कर चुके हैं वो इनको आइस एल्व्स नहीं कहते, क्योंकि एल्फ लफ्ज तो बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन ये एल्व्स असल में हंटर्स के हंटर हैं। और जो हंटर्स इनके साथ फाइट कर चुके हैं वो इनको हयाकी कहते हैं, क्योंकि इन एल्व्स को हंटर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट सीन डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट गिल टाइगर के मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक एस रैंक के हंटर है। वो इस गेट को टच करके कहते हैं ये रेड गेट तो बहुत ही टाइटली बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। गिल मास्टर मेंजर आन से पूछते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन थी, फिर इसके अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है? क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड से राब्ता किया? मेंजर आन उनसे कहते हैं जी मैंने उनसे बात की है, लेकिन वो फिर से यही कह रहे हैं कि ये तो एक सी रैंक की डंजन है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा कमीने निकले। रेड गेट तो सिर्फ हायर रैंक की डंजन में ही ओपन होता है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है। उन्हें क्या लगता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो एक सी रैंक गेट की है? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है। मेरे सामने जो गेट है ये या तो बी रैंक का गेट है या फिर ए रैंक का गेट हो सकता है, और अगर हम बहुत ज्यादा अनलकी हुए तो ये एक एस रैंक का गेट भी हो सकता है। मेंजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या हम अपने एनर्जी मीटर के साथ इसकी एनर्जी को मेजर करें? गिल्ड मास्टर से कहते हैं अब इसकी एनर्जी को मेजर करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि रेड गेट के ओपन होने के बाद डंजन के अंदर से एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा इस डंजन की रैंकिंग को जांचने का। मुझे ये बताओ कि इस डंजन के अंदर हमारे कितने मेंबर्स गए हैं? मेंजर उन्हें कहते हैं हमारे टोटल 12 लोग हैं। गिल्ड मास्टर फिर से पूछते हैं और उनमें से कितने ज्यादा हंटर्स ऐसे हैं जिनका रैंक हाई है? मेंजर कहते हैं उनमें एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम किम चुल है, उसे उनका कैप्टन बनाया गया है, जबकि 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और 4 सी रैंक के हंटर्स। उसी वक्त मेंजर आन का असिस्टेंट जो कि गिल्ड मास्टर के पीछे खड़ा होता है और कहता है हमारे नए रिक्रूट्स क्या ठीक होंगे? गिल्ड मास्टर कहते हैं इस गेट को या तो बी रैंक का होना चाहिए या फिर ए रैंक का। अगर ये डंजन एस रैंक की निकलती है तो हमारा पूरा कंट्री एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ये डंजन बी रैंक की भी होती है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 3 ए रैंक के हंटर्स की जरूरत है, लेकिन अगर ये डंजन एक ए रैंक की डंजन है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें या तो एक एस रैंक के हंटर की जरूरत है या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स की। इसलिए अगर ये डंजन ए रैंक की होती है तो हमें अपने सारे गिल्ड के मेंबर्स को जो कि इस डंजन के अंदर है मरा हुआ ही समझना चाहिए, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा लकी हुए तो उनमें से कोई एक या दो जिसका रैंक ए है या बी है वो जिंदा बाहर आ जाएगा। मेंजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन डंजन में हमारी पार्टी के साथ 2 और लोग भी हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है। गिल्ड मास्टर से पूछते हैं और वो 2 लोग कौन हैं? मेंजर कहते हैं उनमें से एक तो वो हंटर है जिसके ऊपर मेरी काफी अरसे से नजर है, मैं उसे रिक्रूट करना चाहता था। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेंजर की नजर जिस हंटर पर है वो हंटर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी से बताओ उसकी रैंकिंग क्या है? क्या वो एक ए रैंक का हंटर है या फिर बी रैंक का हंटर है? मेंजर सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं अगर वो एक ए रैंक का नहीं और बी रैंक का भी नहीं तो क्या वो एक एस रैंक का हंटर है? मेंजर उन्हें कहते हैं नहीं, वो ना तो एस रैंक का हंटर है ना ही ए और बी का, वो एक ई रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिन्हों कहता है इन एल्व्स की नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर सबसे 2 कमजोर लोगों पर अटैक किया ताकि कमजोरों को पहले खत्म किया जा सके। जिन्हों कहता है अगर 2 महीने पहले की बात होती तो ये तीर सीधा मेरी तरफ आना था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। वो हयाती जिसने तीर चलाया होता है वो जिन्हों को इशारा करके कहता है इस तरफ आओ। जिन्हों भी उसका इशारा समझ जाता है और वो भी मुस्कुराता है और साथ ही वो हयाती वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हों कहता है इन हयाती को मैं अपने हाथों से मारूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। उसी वक्त उनका कैप्टन किम चुल आगे बढ़ता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हम लोग एक रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं। हम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता जब तक कि डंजन का दरवाजा नहीं खुलता या फिर हम सब लोग मर नहीं जाते। उनमें से कुछ हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता होता है। हानसोंग जिन्हों से पूछती है ये रेड गेट क्या होता है? जिन्हों से कहता है रेड गेट एक स्पेशल गेट होता है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। डंजन में दाखिल होने के बाद एक बार जब रेड गेट क्लोज हो जाता है तो जब तक हम उस डंजन के बॉस को नहीं मार देते तब तक वो गेट ओपन नहीं होगा। ना ही कोई हमारी मदद के लिए अंदर आ सकता है और ना ही हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो इस डंजन के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, मारो या फिर मर जाओ।
किम चुल उन सबसे कहता है, मैं अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम किम चुल है और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। अब जबकि हम सबको पता चल चुका है ये एक रेड गेट है, मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। मैं तुम्हारा कैप्टन बनूंगा, लेकिन मैं तुम सबकी जान की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कुछ लोग वापस जा पाएंगे। एक रेड गेट को ओपन होने के लिए हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने दिनों तक इस डंजन के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। रेड गेट हमेशा बी रैंक या फिर इससे भी हाई रैंक की डंजन में ओपन होता है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों के साथ हम लोग अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक सेपरेट टीम बनाएं, जिससे हम डंजन को जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। किम चुल की ये बात सुनते ही जिन्हू हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाती है ये कमजोरों को अलग करना चाहता है। किम चुल उन सबसे कहता है, अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो हम लोग ठंड की वजह से मर जाएंगे, या फिर भूख की वजह से, या फिर कोई मॉन्स्टर हमें मार देगा। अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं चलना चाहता तो मैं अकेले ही जाऊंगा और बॉस को मारूंगा। तुम में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? और क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए बाकी सारे हंटर को लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सारे उसे कहते हैं, हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसी वक्त किम चुल अपने पास से आने वाले हंटर को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है, तुम मेरी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक सी रैंक का हंटर होता है। किम चुल बाकी के 3 सी रैंक के हंटर्स को भी यही कहता है, और साथ में जिन्हू और हान सोंग को भी कहता है, तुम भी मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। रेड गेट के अंदर गुजारा हुआ हमारा पूरा एक दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। हो सकता है कि हमें बॉस को मारने में